ठीक है, तो अभी अपन चालू करते हैं एंटी एंजाइनल्स एंड ड्रग्स फॉर एमआई। तो इसमें अंदर कैसे बेसिकली है, अभी देखो, बेसिक अपने को मालूम होना चाहिए कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ एंजाइना है वो कौन से हैं। तो जैसे कि अपने पास फर्स्ट टाइप ऑफ एंजाइना है दैट इज क्लासिकल एंड स्टेबल एंजाइना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि अगर अपन कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, सपोज जैसे कि रनिंग ये कर रहे हैं या फिर वॉकिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो रनिंग वॉकिंग करते वक्त भी अपने को एंजाइना हो सकता है, जैसे हार्ट में पेन हो सकता है बेसिकली हार्ट के अंदर। तो दिस कैन मतलब जैसे अपन रेस्ट करने की कोशिश करेंगे, जैसे अपन रेस्ट के लिए चले जाएंगे आफ्टर रनिंग एंड वॉकिंग एंड एक्सरसाइज, वहाँ पर अपने को कुछ सिम्टम्स दिखेंगे ही नहीं। मतलब ऐसा है कि जैसे अपन रेस्ट पे गए वैसे अपन सब ठीक हो गया, और जैसे अपन वॉकिंग या फिर एक्सरसाइज करने गए तब से पेन चालू हो गया। एक सेकेंड ना। तो अपने को क्या करने का है बेसिकली कि इसका भी कॉज क्या है वो भी जानना पड़ेगा अपने को। इसका कॉज ये है कि फिक्स्ड कोरोनरी स्टेनोसिस की वजह से ही ऐसा होता है, ठीक है ना। तो कोरोनरी स्टेनोसिस का मतलब ये होता है कि कोरोनरी आर्टरी जो हमारी रहती है, जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती है, हमारे हार्ट के ब्लड वेसल्स, हमारे हार्ट के मसल्स को जो ब्लड सप्लाई कर रही होती है, वो कोरोनरी आर्टरी जो रहती है वो फंस जाती है, तो ब्लॉक हो जाता है, उसके अंदर ब्लॉकेड हो जाता है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज कोरोनरी स्टेनोसिस। सो उस ब्लॉकेट की वजह से देयर इज़ अ कॉम्प्रोमाइज ब्लड फ्लो दैट इज़ देयर, एंड इट इज़ अ स्लो ब्लड फ्लो दैट इज़ गोइंग देयर। बहुत ही स्लोली वो ब्लड जो है उस आर्टरी के थ्रू से जा रहा है, बराबर है। एंड दैट इज़ वाई प्रोग्रेसिव एक प्लाक ग्रोथ होते जा रहा है वहाँ पर। जो ब्लड वेसल्स जहाँ पर अटक गए हैं उनका एक प्लाक ग्रोथ होते जा रहा है वहाँ पर, एंड दैट इज़ वाई दैट अलाउज फॉर द ओकेजनल डेवलपमेंट ऑफ कोलेट्रल फ्लो। कोलेट्रल फ्लो मतलब क्या है कि जहाँ पर जाना चाहिए ब्लड को वहाँ पर जाएगा नहीं, बट दूसरे किसी टिश्यूज में जाके चले जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कोलेट्रल फ्लो। या फिर कभी कभी क्या हो जाएगा कि इतना प्रॉब्लम हो जाएगी कि फट जाएगा आर्टरी वो, और फिर वो लीक होना चालू हो जाएगा ब्लड वहाँ से। सो कोलेट्रल डैमेज भी हो सकता है। सो प्रोड्यूसेस सब एंडोकार्डियल क्रंच ड्यूरिंग डायस्टोल एंड एक्टिवेट्स द इस्कीमिया इन दिस रीजन। अब सब एंडोकार्डियल क्रंच जो है ये इधर है, एक सेकेंड, सब एंडोकार्डियल क्रंच इधर ही है, एक सेकेंड, हाँ, दिस इज कॉल्ड एज सब एंडोकार्डियल क्रंच। तो इसमें क्या हो रहा है, इस्कीमिया जोन हो गया है। अभी देखो, जब आपका नॉर्मल जो नॉर्मल आपका हार्ट का वेंट्रिकल का वॉल था, लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल जिसको हम बोलते हैं, और ज़्यादा करके हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैंने ये पहले वीडियोज़ में बात की थी कि हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल के बारे में ज़्यादा करके क्यों बात करेंगे, बिकॉज दैट इज़ द वन यूज गोइंग टू सप्लाई द ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द इंटायर बॉडी, एंड दैट इज़ वाई हम लोग इधर ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल है उसको डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर जो एक प्रेशर डेवलप हो रहा है 5 mmHg, दिस इज द एंड डायस्टोलिक प्रेशर। एंड डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब ये होता है कि डायस्टोल के एंड में, ठीक है, हमारे रिलैक्सेशन होने के एंड के अंदर कितना ब्लड वहाँ पर प्रेजेंट है, और ड्यूरिंग दैट रिलैक्सेशन वहाँ पर कितना ब्लड वहाँ पर एंड रिलैक्सेशन के एंड में कुछ ना कुछ ब्लड वहाँ पर अक्यूमुलेट हो जाएगा। तो उस ब्लड ने जो प्रेशर एक्सर्ट किया है वो इट इज़ अबाउट 5 mmHg ऑन दी वॉल्स, करेक्ट है, दैट इज़ योर प्रेशर, करेक्ट है। तो यहाँ पर अपना आर व्हाट यू से हमारा जो वेंट्रिकुलर वॉल है वो स्ट्रॉन्ग है, एंड इट कैन बेसिकली अच्छे से वो 5 mmHg को आराम से भेज सकता है। जितना ब्लड वहाँ पर जमा हुआ होगा उस ब्लड को आराम से भेज सकता है, बराबर है। बट अगर हम बात करें एक ऐसे जोन की जिसमें सब एंडोकार्डियल क्रंच है, ये देखो इसके में एक जोन है, ठीक है, एक वाइट जोन है, सेकंड जो अभी देखो ए और एक बी, बराबर है, 2 डायग्राम्स है, करेक्ट है। तो 2 डायग्राम्स बेसिकली क्या हो रहा है कि दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हो 25 mmHg लग रहा है, तो जहाँ पर 5 mmHg लगने वाला था अब 25 mmHg वहाँ पर प्रेशर लग रहा है, ओके, अंजाइना के टाइम पे। और वहाँ पर प्रॉब्लम हो गई कि अभी 25 mmHg वाला जो प्रेशर है बेसिकली वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा इतना बड़ा प्रेशर, करेक्ट है। बट उससे वो आप बात छोड़ो कि वो हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बट एक यहाँ पर आप देख पा रहे हो उसके वाइट जोन फॉर्म हो चुका है, इसको बोलते हैं इस्केमिक सब एंडोकार्डियल जोन, करेक्ट है। वहाँ पर एक इस्केमिक जोन फॉर्म हो चुका है, एंड बिकॉज ऑफ विच जो प्रेशर अब 5 mm था वो अब फील हो रहा है 25 mm जितना हमारे कार्डियक टिश्यू के लिए। समझ में रहा है आपको, जो मतलब 5 mmHg अपने हेल्दी टिश्यू को लग रहा था वो तो अपना आराम से काम कर रहा था, बट क्योंकि यहाँ पर अपनी टिश्यू जो है वो काफ़ी वीक हो चुकी है, तो उसको जो प्रेशर 5 mmHg का है उसको 25 mmHg का लगेगा,
एंड दैट इज़ वाई उतने ज़्यादा प्रेशर में वो अपने आप को मतलब काम ही नहीं कर पाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर ये सब एंडोकार्डियल जोन जो है जनरेट हो चुका है, एक इस्केमिक जोन जनरेट हो चुका है, ठीक है, जो बेसिकली पंप करने लायक उसके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं है, ऐसा सोच लो आप। करेक्ट है, तो उसको बोल सकते हैं। एक सेकेंड ना, तो अगर मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ ना तो इसका ऐसा है, आप मैंने पहले वाले एक्सप्लेनेशन की बात छोड़ दो, ठीक है। अब अपन सब एंडोकार्डियल करंट्स को अच्छे से समझते हैं। इसमें क्या हो रहा है ना कि इस केस में आपका जो वेंट्रिकुलर टिश्यू है वो एकदम प्रॉपर कंडीशन के अंदर है एंड इट इज़ एबल टू पंप ब्लड प्रॉपरली इन अ वेरी इजी मैनर, ओके। और जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो काफ़ी कम रहता है, बिकॉज जो हार्ट के अंदर ब्लड फिल हो रहा है वो अच्छा खासा निकल भी रहा है बाद में। सो हार्ट एम्प्टिंग इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन वेल। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब कोई बंदे के हार्ट के अंदर इस्कीमिया हो जाता है तो वो जो इस्कीमिक रीजन होता है ब्लड मतलब हमारे वेंट्रिकुलर वॉल का, वो अच्छे से हार्ट पंप नहीं कर पाता, वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाता। इसकी वजह से जो हार्ट है वो पंप अच्छे से नहीं हो पाता, दैट इज़ वाई जो हार्ट अपना एम्प्टी हो रहा है वो बराबर एम्प्टी नहीं हो पाता। सो दैट इज़ वाई देयर इज़ अ सब एंडोकार्डियल क्या बोलते हैं उसको, दैट इज़ वाई हार्ट एम्प्टी नहीं हो पाता एंड दैट इज़ वाई एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो रहती है बेसिकली वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जहाँ पर 5 mm ऑफ Hg का प्रेशर लगता था पहले वाले ब्लड की वजह से, वो अब क्योंकि हमारे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ चुका है तो इसलिए वो प्रेशर भी बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ के 25 mm ऑफ Hg हो जाता है। एंड दैट वर्सेस द केस पहली इस्कीमिया हो चुका है और उसके ऊपर अगर आपने और प्रेशर लगाया तो और भी टिश्यू जो है वो इस्कीमिक बन जाएगा। करेक्ट है, हाँ। तो वो एक बात यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, दैट इज़ कॉल्ड एज सब एंडोकार्डियल क्रंच, ठीक है। तो अभी तक हम लोग फर्स्ट वाले टाइप पे थे, दैट इज योर स्टेबल एंजाइना। तो उसमें वही लिखा हुआ है, प्रोड्यूसेस सब एंडोकार्डियल क्रंच ड्यूरिंग डायस्टोल एंड एग्रीवेट्स द इस्कीमिया इन दिस रीजन। ड्रग्स आर यूज्ड प्राइमरीली रिड्यूस कार्डियक वर्क, बराबर है, डायरेक्टली बाय एक्टिंग ऑन हार्ट, इनडायरेक्टली बाय रिड्यूसिंग प्री लोड एज एंड डायस्टोलिक प्रेशर एंड आफ्टर लोड। करेक्ट है। तो प्री लोड मतलब क्या, वो ब्लड जो बेसिकली आपके आप कैसे एक्सप्लेन करूँ प्री लोड, एक सेकेंड। तो प्रीलोड का मतलब ये होता है कि व्हेनेवर वी से प्रीलोड एंड आफ्टर लोड, तो सबसे पहले अपन प्रीलोड समझ लेते हैं। तो सिस्टोल करने से पहले मतलब पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज सिस्टोल एंड व्हाट इज डायस्टोल। तो सिस्टोल का मतलब ये होता है कि जब हार्ट जो अपना है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, एंड डायस्टोल का मतलब वो होता है जब हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स कर रहा होता है। तो सिस्टोल करने से पहले जो हमारे हार्ट के अंदर वॉल्यूम होता है ब्लड का, और वो जो लोड एक्सर्ट करता है वो ब्लड वॉल्यूम, उस लोड को हम बोलते हैं प्री लोड, ओके। और जो हमारा आफ्टर लोड होता है, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आफ्टर लोड के बारे में, पर मैं आपस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। दैट इज़ द प्रेशर दैट द ब्लड और दैट द हार्ट हैज़ टू बेसिकली ओवरकम in order to eject the blood in the various parts of the body, ठीक है। that pressure basically is present in the aorta। so aorta के वैल्व्स को खोलने का जो प्रेशर लगता है बेसिकली, और ऊपर पंप करने का जो प्रेशर लगता है हमारे हार्ट को, उस लोड को हम बोलते हैं आफ्टर लोड, ओके। तो ये हम यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हम लोग को ड्रग्स लगेंगे क्लासिकल या फिर स्टेबल एंजाइना को ठीक करने के लिए, दोज आर द ड्रग्स आर गोइंग टू बेसिकली हेल्प अस इन रिड्यूसिंग द प्री लोड एंड हेंस एंड डायस्टोलिक प्रेशर एंड आफ्टर लोड, ठीक है। दे मे ऑल्सो कॉज फेवरेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो टू द इस्केमिक एरियाज एज वेल। तो इसमें से इतना याद रखना क्लासिकल स्टेबल एंजाइना के अंदर कि ये सिंपल एंजाइना है, ठीक है। इट इज़ बेसिकली बाई सिंपल एक्टिविटी अगर अपन करेंगे रनिंग या फिर करेंगे तो उसकी वजह से सिंपल क्लासिकल एंजाइना हो सकता है। एंड इट माइट प्रेसिपिटेट एंड इट माइट रिलैक्स, मतलब जब आप रिलैक्स करने की कोशिश करोगे, जब आप रेस्ट करोगे तब ये ख़त्म भी हो जाएगा, कुछ होगा भी नहीं। इसका अंडर कॉज आपने देख लिया कि कोरोनरी स्टेनोसिस होता है बेसिकली, कंप्रोमाइज ब्लड फ्लो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अनस्टेबल एंजाइना, रैपिड इंक्रीज इन ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी ऑफ अटैक्स। तो आपको जो अटैक्स आ रहे हैं, जो आपको एंजाइना अटैक्स आ रहे हैं, दूसरे भी अटैक्स आ रहे हैं आपको, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फंक्शन के अटैक्स, उनका सीवियरिटी बढ़ जाना या फिर उनका ड्यूरेशन जो है, जिस ड्यूरेशन तक वो पेन रहता है आपको हार्ट के उधर या चेस्ट के उधर, उसका पेन बढ़ जाना, ड्यूरेशन ऑफ पेन बढ़ जाना, उसको जब ऐसा होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा एंजाइना जो है, हमारा जो एंजाइना है वो अनस्टेबल वाले स्टेज में पहुंच चुका है,
दिस इज ड्यू टू डिसरप्टेड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक, ठीक है। डिसरप्टेड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक एंड ओवरलेड थ्रोम्बाई इज प्रेजेंट इन मैनी केसेस ऑफ अनस्टेबल एंजाइना, ओके, विद कॉन्सिक्वेंट हेमोडायनेमिक डेफिशिएंट और माइक्रो एम्बोलाइजेशन, ओके। अब सबको पता होगा कि थ्रोम्बो एम्बोलिज्म क्या होता है। एम्बोलिज्म मतलब क्या होता है कि आपकी जो और एम्बोलिज्म का मतलब ये होता है कि आपका जो कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं इसको, हाँ ऐसे बोल सकते हो कि आपके ब्लड के वेसल्स के अंदर जो एक क्लॉट फॉर्म हो चुका है उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बस, थ्रोम्बाई फॉर्म हो चुका है। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट इट इज़ मतलब दैट वे। सो बेसिकली एक डिसरप्टेड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक या फिर ओवरलेड थ्रोम्बाई, उसके ऊपर एक ब्लड क्लॉट फॉर्म चुका है। इट मे बी बेसिकली प्रेजेंट इन वेरियस केसेस ऑफ अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है। अनस्टेबल एंजाइना का ये याद रखना है आप देखो कि इस स्टेबल इस एंजाइना के अंदर जो आपका ड्यूरेशन रहता है आपके पेन का, आपकी ड्यूरेशन जो रहता है आपके एंजाइना का वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। एंड द अटैक्स ऑफ दिस पेन्स हैव इंक्रीज्ड। वेरिएंट एंजाइना इज एंजाइना पेक्टोरिस। सो वेरिएंट एंजाइना जो होता है उसको हम क्लासिकल नेम देते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। सो दिस में अगर इन रेस्ट ऑल्सो। अब हमारा जो स्टेबल एंजाइना था वो प्रॉब्लम कैसे हो रही थी वहाँ पर कि आप भागते थे और एक्सरसाइज करते थे, जब पर जैसे ही आप रेस्ट करने जाते थे तो वैसे ही उसके जो सिम्टम्स थे वो निकल जाते थे। तो वेरिएंट एंजाइना या फिर एंजाइना पेक्टोरिस ऐसा एंजाइना है बेसिकली जिसके अंदर आपको रेस्ट अगर आप करने जाओगे तो भी आपको एंजाइना पेन होता है। ऐसा नहीं कि अगर आप रेस्ट करोगे तो आपको वो पेन निकल जाएगा, नहीं, वो पेन परसिस्ट करता है। सेकेंडरी टू एपिकार्डियल कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म प्रिंस मेटल्स एंजाइना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, प्रिंस मेटल एंजाइना। कोरोनरी स्पाज्म कैन ऑल्सो रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट सिग्निफिकेंटली। ड्रग्स आर एम्ड एट प्रिवेंटिंग रिलीविंग द कोरोनरी वेसोस्पाज्म। सो हियर ऑल्सो द कोरोनरी वेसोस्पाज्म इज देयर, ठीक है ना। कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो एक स्पाज्म हो रहा है और इट मे बी ड्यू टू सेवरल रीजंस कि भाई एस्कीमिया हो चुका है या फिर वहाँ पर एक प्लाक फॉर्मेशन हो चुकी है, ब्लड जा नहीं पा रहा है इसलिए वहाँ पर स्पाज्म हो रहा है। सो द स्पाज्म कैन अकर ड्यू टू वेरियस रीजंस। बट एंजाइना पेक्टोरिस एक ऐसा एंजाइना है जहाँ पर आप रेस्ट भी करोगे तो भी आपको पेन हो रहा है, ठीक है। तो ये आप क्लासिफिकेशन हो जाएंगे। देन वी स्टार्ट विद नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स आर ऑल ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स आर द सेम शेयर द सेम एक्शन डिफर ओनली इन टाइम कोर्स। तो जो अपने ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स रहते हैं, जो अपने नाइट्रेट्स का क्लास है बेसिकली, ये जो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स रहते हैं, एक सेकेंड, तो ये जो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स रहते हैं ये सब का सेम एक्शन रहता है, बट उनका जो टाइम कोर्स ऑफ एक्शन रहता है, मतलब कितना टाइम पे एक्ट करेंगे, कितना आपका ऑनसेट ऑफ एक्शन है, कितना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, वो डिफर करेगा। द ओनली मेजर एक्शन इज नॉन स्पेसिफिक स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। हाँ, तो ऐसा नहीं कि भाई स्पेसिफिक स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करना है, नहीं, नॉन स्पेसिफिक स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। अदर स्मूथ मसल्स लाइक ब्रोंकाई, बाइलियरी ट्रैक्ट, ठीक है। बाइलियरी ट्रैक्ट मतलब जहाँ से बाइल निकलता है। ईसोफेगस आर रिलैक्स्ड। इफेक्ट ऑन इंटेस्टाइन यूरेटरस इज अ वेरिएबल एंड इनसिग्निफिकेंट। पर ये देखो जो ब्रोंकाई, बाइलियरी ट्रैक्ट एंड ईसोफेगस हम लोग बोलते तो हैं नॉन स्पेसिफिक, मतलब सिर्फ ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स को ये रिलैक्स नहीं कर रहा है, ये दूसरे स्मूथ मसल्स को भी रिलैक्स कर सकता है। बट वहाँ पर जो लिखा हुआ है कि नॉन स्पेसिफिक तो अपन ने बोल दिया, बट अगर हम बात करें ब्रोंकाई, बाइलियरी ट्रैक्ट एंड ईसोफेगस, जो ईसोफेगस की ब्रोंकाई, बाइलियरी ट्रैक्ट एंड ईसोफेगस की, तो वो अच्छे से खासे रिलैक्स हो जाएंगे। बट अगर इंटेस्टाइन या फिर यूटेरस या फिर यूरेटर की बात करें, ठीक है, यूरेटर इज प्रेजेंट इन अस इन मेल्स एंड यूटेरस इज प्रेजेंट इन फीमेल्स, बराबर। सो इट इज़ वेरिएबल एंड इनसिग्निफिकेंट, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता इफेक्ट रिलैक्सेशन का, ठीक है। आफ्टर लोड एंड प्री लोड का तो आपको इफेक्ट पहले ही बता चुका, उसका मतलब क्या होता है। नाउ हाउ आर नाइट्रेट्स गोइंग टू रिड्यूस द प्री लोड फॉर अस, दिस इज द मोस्ट प्रॉमिनेंट एक्शन। नाइट्रेट्स डायलेट वेन्स मोर देन आर्टरीज। तो एक बहुत बड़ी बात हमने यहाँ पर देखी है, जब हमने बेसिकली वी हैड स्टडीड, आई थिंक लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था दैट वाज हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन के अंदर अपन ने जो अल्फा ब्लॉकर्स नहीं, सॉरी, जो हमने वेजोडाइलेटर्स देखे थे, हाइड्रोलिज़िन एंड डाइहाइड्रोलिज़िन, दे वर आर्टेरियोडाइलेटर्स, डायरेक्टली एक्टिंग आर्टेरियोडाइलेटर्स। बट जब हम बात करते हैं नाइट्रेट्स की, हाँ, जब हम बात करते हैं एंटी एंजाइना ड्रग्स की, तो वो हैं हमारे वेनोडाइलेटर्स, ओके, वो आपको याद रखना है। सो बेनिफिट कूलिंग ऑफ ब्लड, डिक्रीज वेनस रिटर्न, दैट इज प्रीलोड ऑन हार्ट इज रिड्यूस्ड। इतना याद रखो कि प्रीलोड ऑन हार्ट विल बी रिड्यूस्ड, ओके, एंड डायस्टोलिक साइजेस इन प्रेशर आर रिड्यूस्ड, ओके। एंड इसकी वजह से कार्डियक वर्क जो होता है, जितना कार्डियक अपना वर्क कर रहा है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। वॉल टेंशन, ओके, रिड्यूस O2 कंजम्पशन। अगर आपका वॉल सही का सही रहेगा, ठीक है, अगर आपका जो आपने अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है ब्लड का कम करती है तो ऑफकोर्स कम प्रेशर लगेगा,
कम प्रेशर लगेगा मतलब कम वर्क करना पड़ेगा हमारे हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, और कम वर्क करना पड़ेगा इसका मतलब ये हो जाता है कि आपको O2 की कंजम्पशन कम लगेगी। रिडक्शन कार्डियक आउटपुट ऑकर्स एट रेस्ट दैट आई टोल्ड, और बोलो सब इंट्राकार्डियल क्रंच जो हमने देखा है पहले से, बाय रिस्टोरिंग द प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस वेंट्रिकुलर वॉल, सो दिस प्रेशर ग्रेडियंट इज ऑल्सो रिस्टोर्ड। ठीक है, तो हमने सब इंट्राकार्डियल क्रंच तो पहले से देख लिया है। ठीक है, तो प्रीलोड रिडक्शन में आप जितना भी अपने को पता है प्रीलोड रिडक्शन के बारे में आप सब कुछ लिख सकते हो। मैं अपना लिखने का है कि नाइट्रेट्स जो है वो प्रीलोड रिडक्शन में अच्छा खासा अपना योगदान देते हैं। यू जस्ट हैव टू राइट कि प्रीलोड रिडक्शन किस तरह से हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है, दैट यू हैव टू राइट एग्जैक्टली कैसे, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। रिडक्शन कार्डियक आउटपुट ये सब लिखना पड़ेगा। अच्छा, देन सेकेंड थिंग, अब नाइट्रेट्स अगर प्रीलोड रिडक्शन कर रहे हैं हमारे लिए तो दे विल ऑल्सो रिड्यूस द आफ्टरलोड फॉर अस। नाइट्रेट्स ऑल्सो प्रोड्यूस सम आर्टेरियल डायलेशन। तो ऐसा मत समझ लेना कि वेनोडाइलेटर्स हैं तो बस वेनोडाइलेटेशन ही करेंगे, दे विल ऑल्सो हेल्प अस इन आर्टेरियोलर डायलेशन एज वेल। स्लाइटली डिक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, रिडक्शन इन कार्डियक वर्क। ओके, जब हम बात करते हैं आर्टेरियल डायलेशंस की तो तब हम लोग को बात आ जाती है यहाँ पर रेजिस्टेंस वेसल्स की। तो रेजिस्टेंस वेसल्स मतलब दे आर रिलेटेड टू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। करेक्ट है, हमने दो टाइप के वेसल्स पढ़े थे, रेजिस्टेंस वेसल एंड कैपेसिटेंस वेसल्स। करेक्ट है, सो इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट रेजिस्टेंस वेसल्स। नाइट्रेट्स आल्सो प्रोड्यूस सम आर्टेरियोलर डायलेटेशन, slightly decrease the total peripheral resistance, and there is reduction in the cardiac work. Okay, when large doses and if the mean BP falls significantly, tachycardia, angina may be precipitated. Okay, so with large doses and if the mean BP falls significantly, हाँ तो इसमें भी है, तो अब अभी आप खुद देख सकते हो। हमने टैकीकार्डिया और अंजाना वाली जो बात टैकीकार्डिया जो है रिफ्लेक्स कॉम्पनसेटिंग मैकेनिज्म में है हमारे बॉडी की तरफ से। तो रिफ्लेक्स कॉम्पनसेटिंग मैकेनिज्म हमने किस तरफ देखे थे। इफ़ आई रिमेंबर वी हैड सीन दैट इन बीटा ब्लॉकर्स एंड वी हैड आल्सो सीन दैट इन, थोड़ा सा दिमाग पे जोर करना पड़ेगा, हमने कल कौन से क्लासेस देखे थे। हमने लास्ट टाइम जब हमने एंटी हाइपरटेंसिव की तो हमने कौन से क्लासेस देखे थे। वी हैड सीन डायूरेटिक्स, वी हैड सीन बीटा ब्लॉकर्स, वी हैड सीन कैप्टोपिल, वी हैड सीन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ब्लॉकर्स, देन वी हैड सीन क्या देखा था, अल्फा ब्लॉकर्स देखे थे हमने, देन वी हैड सीन सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक्स जो अल्फा 2 ब्लॉकर्स थे वो, और फिर उसे और क्या देखा, लास्ट भी देखा था हमने वेजोडाइलेटर्स देखे थे। करेक्ट है, वी हैड सीन वेजोडाइलेटर्स और भी कुछ देखा था क्या हमने, नहीं देखा था। करेक्ट है, सो कॉम्पनसेटिंग मैकेनिज्म हमने किधर देखे थे। आई थिंक कॉम्पनसेटिंग मैकेनिज्म हम लोग को कहाँ पर आ जाते हैं, बीटा ब्लॉकर्स पे जो आ जाते हैं। ठीक है, बाकी और तो किधर मुझे लगता नहीं कॉम्पनसेटिंग मैकेनिज्म इंटरफेयर करते हैं। अल्फा ब्लॉकर्स में शायद इंटरफेयर करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या शायद इंटरफेयर करते हैं। आई थिंक सोडियम नाइट्रोक्साइड में भी करते हैं, हाँ सोडियम नाइट्रोक्साइड में तो करते हैं और शायद अल्फा ब्लॉकर्स में करते हैं। तो आपको याद रखने की नाइट्रेट्स में भी ऐसा कॉम्पनसेटिंग मैकेनिज्म इंटरफेरेंस होती है। फेंटिंग एंड कोल्ड स्वेट अकर ड्यू टू सेरेब्रल इस्केमिया, तो सेरेब्रल इस्केमिया भी हो जाता है अच्छा खासा। सो सेरेब्रल इस्केमिया इसके हो रहा है मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन इसके लिए नहीं जा रहा है, हाँ नहीं बट ठीक है हो सकता है। ऑल दिस कैन प्रिवेंट बाय लाइंग डाउन रेजिंग द फुट एंड। करेक्ट, आप पोस्चर से ब्लड फ्लो ठीक कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक है ऐसा होता है। सो प्रीलोड रिडक्शन आफ्टर रिडक्शन कुछ पढ़ने ज़्यादा नहीं था। देन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरोनरी फ्लो, आपका कोरोनरी आर्टरी का जो फ्लो है उसको अच्छे से वापस रिवर्स करना है उसके अंदर की प्रॉब्लम को। तो प्रेफरेंशियली रिलैक्स बिगर कंडक्टिंग कोरोनरी आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स और रेजिस्टेंस वेसल्स। ठीक है, मतलब वो ये बात कर रहे हैं कि आर्टेरियल्स को तो आर्टीरियोल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर्टरीज, आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टेरियोल्स, मतलब आर्टरीज के एक साइज नीचे। ओके, तो कोरोनरी आर्टरीज की जब हम बात करते हैं तो प्रेफरेंशियली उसको भी वो ध्यान देगा कि भाई उसको मैं रिवर्स कर दूँ, उसको भी मैं डायलेट कर दूँ, सो दैट एनी प्रॉब्लम इज देयर दैट विल बी रिमूव। अच्छा, ना व्हाट विल बी द रोल ऑफ दीज ड्रग्स इन एंजाइना स्पेसिफिकली। तो रोल ये है कि एक काम करते हैं अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में ले लेते हैं, बिकॉज इसका मोड ऑफ एक्शन इसका सब कुछ बाद में करेंगे। ठीक है,